नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चंडीगढ़ में राजभवन पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम के नाम के ऐलान के बाद पंजाब 2 डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा जोरों पर है। प्रदेश में सुखजिंदर रंधावा और ब्रह्म महिंद्रा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। कांग्रेस महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने इन दोनों नामों पर से पर्दा उठाया। कल रात पवन बंसल ने सीएम और डिप्टी सीएम को ट्विटर पर बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी न्योता दिया गया है, लेकिन वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी संशय बना हुआ है। पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस आलाकमान से बातचीत करेंगे और इसके बाद ही कैबिनेट पर फैसला लिया जाएगा। पंजाब में अमरिंदर सिंह का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात को लेकर रविवार को पूरा दिन उत्सुकता बनी रही, जो चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के ऐलान के साथ खत्म हो गई। चन्नी अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री थे। 48 वर्षीय चन्नी प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली बीजेपी सरकार के दौरान पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। पंजाब में कैप्टन की कप्तानी छिनने के बाद अब सभी की निगाहें छत्तीसगढ़ की सियासी सरगर्मी पर हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस में सत्ता का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव आज एक बार फिर दिल्ली दरबार पहुंच रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस में पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ विवाद को समेटने की बारी भी जल्द ही लग सकती है। छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव चाहते हैं कि रोटेशनल मुख्यमंत्री के फॉर्मूले का सम्मान किया जाए, इसलिए वो राज्य के सीएम पद के लिए 2.5 साल के फॉर्मूले लागू कर दें और नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। लिहाजा पंजाब के ताजा घटनाक्रम के बीच उनके दिल्ली दौरे को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। टी.एस. सिंहदेव आज कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भूपेश बघेल को भी इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ दिन पहले 50 से ज्यादा विधायकों को दिल्ली में लामबंद कर चुके हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद भारत दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। साथ ही अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है। इससे पहले रविवार को फैसल बिन फरहान की मुलाकात अपने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर से हुई। दिल्ली हैदराबाद हाउस में इस बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने आपसी हितों के अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। साथ ही अक्टूबर 2019 में पीएम मोदी के सऊदी अरब की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच किए गए रणनीतिक भागीदारी परिषद समझौते पर भी विचार विमर्श किया गया। फैसल बिन फरहान विदेश मंत्री के रूप में पहली बार भारत पहुंचे हैं और कोविड महामारी शुरू होने के बाद सऊदी अरब की ओर से भी ये पहली मंत्री स्तरीय यात्रा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार शाम को दिल्ली पहुंचे थे। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। टकराव वाली कुछ जगहों पर सहमति के बाद भारतीय और चीनी सेना भले ही कुछ पीछे हटी हो, लेकिन चीन के इरादे नेक नहीं लगते। वो भारत से लगे बॉर्डर पर हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के सैन्य अभ्यास कर रहा है। चीन का ये सैन्य अभ्यास लद्दाख से लगे वेस्टर्न तिब्बत के रुतोग में किया जा रहा है, जिसमें कई हजार सैनिक शामिल हो रहे हैं। भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन तिब्बत के इस इलाके में ट्रकों के जरिए भारी मशीनरी लेकर आया है। रॉकेट लॉन्चर, निगरानी रखने वाले उपकरण का इस्तेमाल भी हो रहा है। सैन्य अभ्यास वाली जगह 150 इमारतें और उतने ही टेंट नजर आ रहे हैं। लद्दाख के बॉर्डर के उस पार चीन ये जमावड़ा मई के दूसरे हफ्ते से नजर आ रहा है। उसने पहले मई से लेकर जुलाई अगस्त तक सैन्य अभ्यास किया। चीन अब सितंबर में फिर से युद्ध अभ्यास कर रहा है। वहीं चीन पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे की तरफ भी युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में गाड़ियां शामिल हैं। लद्दाख से सटे इलाके में चीन के सैन्य अभ्यास पर जहां भारत की नजर है, वहीं अरुणाचल में चीन से लगे LAC पर ईस्टर्न आर्मी कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने खुद जाकर हालात का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अखिल भारतीय कोटे में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू करने के लिए कहा था। इसके खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि मेडिकल कॉलेज की सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रदान किए गए 10% अतिरिक्त आरक्षण की अनुमति केवल सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही दी जा सकती है। केंद्र के खिलाफ डीएमके की अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को यह आदेश जारी किया था। इसके बाद केंद्र ने 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका को डॉक्टर की तरफ से दायर 2 अन्य रिट याचिकाओं के साथ लिस्ट किया गया है, जिसमें एआईक्यू में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण लाने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई है। और अब बुलेटिन पे वक्त है राज्यों की खबरों का। जी हाँ, देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की हर खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से पूर्वांचल के जिलों का दौरा करेंगे। सीएम योगी गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर जाएंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सभी जिलों में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा में आज दोपहर सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। इस दौरान 54 करोड़ रुपए से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार ने 42 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराए हैं। कानून व्यवस्था पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार में खासकर साल 2012 से 2017 तक औसतन हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, लेकिन पिछले 4.5 साल में उनकी सरकार ने इसके खिलाफ काम किया और अपराधियों पर नकेल कसी। अपनी सरकार के 4.5 साल पूरा होने के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और पूजन कर बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद भी लिया। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से एक्टिव हैं और एक के बाद एक बिसात बिछाने में जुटे हैं। ओवैसी आज गुजरात का दौरा करेंगे। अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर ओवैसी अहमदाबाद में मुस्लिम समाज के कई नेताओं, सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों से मिलेंगे। ओवैसी साबरमती जेल में बंद उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद से भी मुलाकात करने जा सकते हैं। बीते दिनों जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने ओवैसी की पार्टी का दामन थाम लिया था। इसके बाद से ही साफ हो गया था कि एआईएमआईएम यूपी में अतीक अहमद को अपना उम्मीदवार बनाएगी। ओवैसी ने कहा था कि अतीक अहमद चुनाव लड़ने के लिए कानूनी तौर पर स्वतंत्र हैं। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम ने यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। साथ ही अलग से एक ऑफर यह भी दिया कि अगर मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ मऊ में एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि असम अगला कश्मीर बनने की राह पर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के एक वर्ग में आक्रामकता की वजह से चाय बागान क्षेत्र और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हिंदुओं की संख्या तेजी से घटती जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरएसएस से राज्य के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले विशेष समुदाय के हिंदुओं को बचाने के लिए सहयोग की अपील की है। सिलचर में केशव निकेतन में आरएसएस के नेताओं से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने ये आग्रह भी किया कि आरएसएस के कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में जाएं और संस्थानों को खतरे से बचाने के लिए लोगों को एकजुट करें। सीएम ने ये कहा कि राज्य में कुछ लोग सीएए और एनआरसी के कट्टर विरोधी हैं, जो सच है, लेकिन चीजें बदलने लगी हैं। सरकार उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि सीएए और एनआरसी असम और असमिया लोगों के हितों के खिलाफ नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने रविवार को आरोप लगाया कि उन्हें मुंबई में उनके आवास पर नजरबंदी कर दिया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि क्या उन्हें मुंबई से बाहर जाने से रोकने का आदेश किसने दिया। सोमैया ने ट्वीट किया जिसमें लिखा, ठाकरे सरकार दादागिरी, कोल्हापुर जिले में नो एंट्री का नोटिस, लेकिन उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। गणेश विसर्जन के लिए जाने की इजाजत नहीं है। मुलुंड पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन कोई वारंट नहीं, नो ऑर्डर। ये पूरी तरह से अवैध है। दरअसल प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमैया ने राज्य के ग्राम विकास मंत्री हसन मुशर्रफ पर 127 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। सोमैया आज कोल्हापुर का दौरा भी करने वाले थे। यहाँ उनका कार्यक्रम हसन मुशर्रफ के स्वामित्व वाली संपत्तियों का दौरा करने का था, लेकिन इससे पहले ही कोल्हापुर जिला प्रशासन ने किरीट सोमैया के जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। मुंबई पुलिस यही नोटिस लेकर रविवार दोपहर किरीट सोमैया के घर पहुंची थी। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने इसे तानाशाही बताया। उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार सोमैया की आवाज को दबाने में सफल नहीं होगी। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बीजेपी और सोमैया भ्रष्टाचार के इन मामलों पर आवाज उठाते रहेंगे।
इससे पहले सोमैया ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल और अनिल परब पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। शनिवार रात से रविवार दोपहर तक हुई बरसात ने कई परेशानियां खड़ी कर दी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटे में 6 इंच तक बरसात दर्ज कर ली गई और बारिश ने रतलाम में बाढ़ के हालात बना दिए। नालों के उफान पर आने से रतलाम शहर में पानी इस कदर बढ़ा कि कई जगहों पर गाड़ियां भी डूब गई। भारी बारिश से रेल की पटरियां भी डूब गई। ऐसे में रेल यातायात को भी रोकना पड़ा। रतलाम सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। कई जगहों पर नदियां नाले उफान पर है। इस वजह से कई जगह गांवों से भी संपर्क टूट गया है। तो ये थी हर एक राज्य की अहम खबरें। और अब आप देखिए आपके काम की खबर। राजस्थान में आज से एक बार फिर स्कूलों में रौनक लौट आएगी। सरकार ने फिजिकल मोड में क्लासेस शुरू करने को मंजूरी दे दी है। आज से कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी एक बार फिर स्कूलों को खोलने का फैसला लिया। राज्य सरकार ने ऑफलाइन कक्षाओं के लिए स्कूलों को क्रम से खोलने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। आज से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल फिजिकल मोड में खोले जाएंगे। वहीं कक्षा 1 से 5 के छात्रों के लिए 27 सितंबर 2021 से स्कूल खुलेंगे। हालांकि स्कूलों को खोलने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की, जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा रीट का आयोजन 26 सितंबर को होने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। राजस्थान में अभ्यर्थी 20 से 30 सितंबर तक रोडवेज की बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान अभ्यर्थियों को निःशुल्क टिकट लेना जरूरी होगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाकर सरकार के ऑफर का फायदा उठा सकेंगे। वहीं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने स्टूडेंट से नियमों को नहीं तोड़ने की अपील की है। बता दें कि रीट की परीक्षा 31,000 पदों के लिए करीब 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। आधार कार्ड की तरह ही राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत भारत में बड़ी संख्या में लोगों को होती है। इतने जरूरी डॉक्यूमेंट में जब कोई अपडेट करवाना होता है या फिर कोई गलती सुधारनी होती है तो ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड से जुड़े कई काम ऑनलाइन करवा सकता है। भारत में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ढेर सारी योजनाओं को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जोड़ा जा रहा है। इसी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के कारण राशन कार्ड से जुड़े कई काम अब कॉमन सर्विस सेंटर पर किए जा सकेंगे। अब देश 3,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर पर 23 करोड़ 64 लाख राशन कार्ड धारक कई जरूरी काम करवा सकेंगे। कोरोना महामारी की वजह से जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिला है वह है बैंकिंग सेक्टर। बैंक और उससे जुड़े ढेर सारे काम अब घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। बैंक भी इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि ग्राहकों को कम से कम ब्रांच आना पड़े। लेकिन इस सुविधा ने एक समस्या भी खड़ी कर दी। डिजिटलाइजेशन के बाद से लगातार फ्रॉड केसेस में इजाफा हुआ है, यानी कि एक चूक और अकाउंट खाली। धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए एसबीआई ने अपने कस्टमर्स को सतर्क रहने के लिए कहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें बैंक ने ग्राहकों को फेक कस्टमर नंबर को लेकर सावधान किया है। अगर आपको बैंकिंग से जुड़ा जरूरी काम है, आपको ऑनलाइन निपटाने होंगे, क्योंकि सितंबर के आखिरी में बैंक 4 दिन के लिए बंद रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सितंबर के आखिरी सप्ताह में 4 दिन बैंक की छुट्टी रहेगी। इंद्र जात्रा त्योहार की वजह से आज सिक्किम के गैंगटॉक के बैंक बंद रहेंगे। श्री नारायण गुरु समाधि दिवस की वजह से केरल की कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक 21 सितंबर को बंद रहेंगे। वहीं 25 और 26 सितंबर को शनिवार और रविवार की वजह से बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जी हाँ, सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा, जहां चन्नी पंजाब के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। आज चमकौर साहिब विधानसभा सीट से विधायक चन्नी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में मंत्री थे और अब वो पूरी प्रदेश की कमान संभालेंगे। तो रविवार को काफी उठापटक के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को विधायक दल का नेता चुना गया है और आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी न्योता भेजा गया है। लेकिन वो आएंगे या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बिल्कुल, चन्नी ने भरोसा हालांकि दिया है कि कैप्टन उनके शपथ कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगे, लेकिन संशय बरकरार है कि कैप्टन आएंगे या फिर नहीं। हालांकि अमरिंदर सिंह की ओर से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। जी हाँ, इसीलिए अटकलें लगाई जा रही हैं। सस्पेंस अभी भी बरकरार है। क्या
कैप्टन अमरिंदर सिंह इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या फिर नहीं? अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने 11 वजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। 11 वजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असी साडे पार्टी के प्रधान साडे लीडर साहबान तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन करनगे। तो दो तस्वीरें, एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी जो आज 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है। क्या शपथ समारोह में कैप्टन अमरिंदर सिंह जाएंगे? अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जाते हैं दीपिका, तो उससे एक संदेश यह आएगा कि शायद कैप्टन की जो नाराजगी है वो कम हो गई, क्योंकि अभी ये भी अटकलें चल रहे हैं कि हो सकता है कैप्टन कांग्रेस का हाथ ही छोड़ दें। बिल्कुल सही कहा राजीव आपने। और जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बधाई दी है चरणजीत सिंह चन्नी को एक नए मुख्यमंत्री बनने के लिए, ऐसे में लग रहा है कि शायद वो इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा होंगे। जी हां, कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को यह आश्वासन दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अभी 5 महीनों का वक्त है, लेकिन उससे पहले ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 2022 की क्या तस्वीर दिखती है? क्या आज जो चेहरा देख रहे हैं वही 2022 में होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आला कमान ने सिद्धू को इंश्योर किया है कि 2022 के लिए वो सीएम के फेस रहेंगे। इस तरह की भी चीज होगी। देखिए, पीसीसी प्रेसिडेंट हमेशा पार्टी का एक फेस होता है, लेकिन चुनाव के अंदर कौन फेस होंगे जो कल के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो पार्टी हाईकमान निर्णय करेगा। मैं एक बात जानता हूं प्रभारी के तौर पर कि दोनों साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को जीत की तरफ लेकर के जाएंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को एनडीए में शामिल होने का भी ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह को काफी अपमानित कर रही थी और इसी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। जी हां, रामदास अठावले ने यह भी कहा कि अब उनके पास एनडीए में आने का बहुत अच्छा मौका है। पंजाब में होने वाले चुनाव में एनडीए की सत्ता लाने में अमरिंदर सिंह मदद करे, इसकी भी अपील उन्होंने की है। तो मेरा उनको निवेदन है कि अगर आपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दिया है, तो जिस पार्टी ने आपको अपमानित किया है उस पार्टी में रहने से क्या फायदा है? इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास सबको सम्मान मिलता है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए है उस एनडीए में आपने शामिल होना चाहिए। और पंजाब में दोबारा अभी आने वाले चुनाव में एनडीए की सत्ता लाने के लिए आपका अच्छा उपयोग हो सकता है। तो इसी तरह उनको हमारा निवेदन है कि आपने एनडीए में आना चाहिए। इधर पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से कलह बढ़ती दिख रही है। जी हां, यहां पर 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर से बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज सुबह दिल्ली पहुंच रहे हैं। टीएस सिंहदेव रायपुर से सुबह 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और बताया तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात भी हो सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भूपेश बघेल को भी इस्तीफा देने के लिए आलाकमान दबाव बना सकता है। और जयप्रकाश हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। जयप्रकाश, टीएस सिंहदेव का दिल्ली का दौरा, किस किस से मुलाकात होने वाली, क्या भूपेश बघेल भी दिल्ली आएंगे और दिल्ली दौरे में क्या रहेगा? देखिए, पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। टीएस सिंहदेव को दिल्ली बुलाया गया है। टीएस सिंहदेव आज सुबह 9 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि टीएस सिंहदेव को आला कमान के द्वारा बुलाया गया है, जहां दिल्ली में जो है टीएस सिंहदेव कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और कहीं न कहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी लगातार 2.5 साल को लेकर पिछले 2 महीने से सियासी हलचलें चल रही हैं, तो उस पर भी कुछ चीजें स्पष्ट हो सकती हैं। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो फिलहाल मुख्यमंत्री तो आज जो है बिलासपुर दौरे पर हैं। रायपुर से वो जो है बिलासपुर में कुछ प्रोग्रामों में शामिल होंगे, लेकिन टीएस सिंहदेव जो है सुबह दिल्ली रवाना होंगे। और जिस तरह से गुटबाजी की बात मानी जा रही है कि 40 से जो 45 विधायक हैं वो जो है भूपेश बघेल के साथ है, लेकिन जो बाकी के तमाम विधायक हैं 20-25 विधायक वो टीएस सिंहदेव के साथ है। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है, जो टीएस गुट के विधायक हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि जिस दौरान कांग्रेस में 2018 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस दौरान बाकायदा वादा किया गया था
ढाई साल के लिए, उस ढाई साल को पूरा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि 2.5 साल से जो है 2-3 महीने का वक्त ज्यादा बीत चुका है। जी अब टीएस सिंहदेव को सत्ता सौंप देनी चाहिए। उसी को लेकर जो है लगातार यहाँ पर जो बिल्कुल पॉलिटिक्स चल रही है, जयप्रकाश, ये इस माना जा रहा है सियासी कि हलचल पर आप पंजाब नजर में बनाए रखें। अपडेट अब तक आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि असम अगला कश्मीर बनने की राह पर है। साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि लोगों के एक वर्ग में आक्रामकता की वजह से चाय बागान क्षेत्र और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हिंदुओं की संख्या तेजी से घटती जा रही तो है। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरएसएस से राज्य के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले विशेष समुदाय से हिंदुओं को बचाने के लिए सहयोग की भी अपील की है। सिलचर में केशव निकेतन में आरएसएस के नेताओं से मुलाकात के दरमियान ये बात कही और उन्होंने ये भी आग्रह किया कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं से उन क्षेत्रों में उन्होंने जाने का आग्रह किया और संस्थाओं को खतरे से बचाने के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए भी उन्होंने अपील की। तो बिल्कुल जिस तरीके के हालात वहां पर बनते जा रहे हैं, उसको लेकर के ये फैसला लिया गया है। और अरिंदम दास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अरिंदम, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बहुत बड़ा बयान, सरकार चूंकि मुख्यमंत्री अगर ये बयान दे तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। जो बयान उन्होंने दिया है उसको सिलसिलेवार आप बताएं दर्शकों को। जी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा 2 दिन के बराक वैली के भ्रमण पे थे, जिनमें उन्होंने कई प्रोग्राम्स में अटेंड किए। एक वहाँ के क्लोज डोर मीटिंग था आरएसएस कार्यकर्ता के साथ सिलचर में, जहां में हमको ये सूत्रों से खबर मिल रही है कि उन्होंने ये बयान दिया है कि असम एक दूसरी कश्मीर होने जा रही है अगर यहाँ के 17 के जमीन को ना बचाया जाए, यहाँ के टी ट्राइब के लोगों को ना बचाया जाए, या जो भी मतलब रिमोट एरियाज में रहते हैं इंडिजिनस लोग, उनको नहीं बचाया जाए। तो उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ता को ये अपील किया है कि क्योंकि वो लोग ग्रास रूट्स से जुड़े हुए हैं, वो लोग जाए और हिंदू लोग जो वहाँ पे सेटल है उनको कंसोलिडेट करे। और ये जो एक एग्रेशन आ रहा है एक सेक्शन ऑफ पीपल से, अभी उन्होंने ये स्पेसिफिकली ठीक है, उन्होंने ये बयान तो दिया, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर मुख्यमंत्री भी आग्रह कर रहे हैं तो फिर जो निर्णय लेने वाले वो आग्रह कर रहे हैं तो फिर निर्णय लेगा कौन, एक्शन लेगा कौन? अगर ऐसा वाकई है तो इससे सुलझाने का जो सुलझाने की जिम्मेदारी वो मुख्यमंत्री की ही है। सही बात है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चीन ने लद्दाख से लगी सीमा पर सैन्य अभ्यास एक बार फिर से शुरू कर रहा है। वेस्टर्न तिब्बत के रुतौग में चीन ने हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया है। भारी सैन्य मशीनरी और हथियारों के साथ उसके सैनिक काफी ऊंचाई वाली जगहों पर जंग का अभ्यास कर रहे हैं। चीन ने बॉर्डर की अपनी तरफ काफी कंस्ट्रक्शन भी कर लिया है और वो मोर्टार, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और निगरानी रखने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और रह रहकर कुछ ऐसी हरकतें चीन की तरफ से की जाती हैं सीमा के नजदीक, और उसकी चालाकी हर तरफ से सामने आई। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से युद्ध की प्रैक्टिस करते हुए चीन की सेना तैनात कर दिए गए हैं बॉर्डर पर। बिल्कुल हैवी मशीनरी डिप्लॉय कर दी है उसने बॉर्डर्स पर। और बुलेटिन में अब वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।